तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है एडिटेरिया में जितना भी साइंस का दिया गया प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे, और जो कि जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का प्रश्न होगा, और जितना भी दिया गया है सभी इसी वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग वीडियो को जो है अंत तक ज़रूर देखिएगा और एक लास्ट में जो है प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ठीक है, चलते हैं सीधा क्वेश्चन। जैसा कि क्या है कि न्यूटन के पहले नियम को जाना जाता है, किस नियम से जाना जाता है? तो ये क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम। न्यूटन जो है 3 नियम दिए हैं, और न्यूटन का जो पहला नियम है ना, ये बल का जो है परिभाषा करता है, ठीक है, और उसी को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है? तो ये दूसरा नियम से। तो दूसरा नियम यहाँ पर याद रखिएगा। न्यूटन जो है 3 नियम दिए हैं, तो तीसरा नियम क्या है? तो क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, ठीक है, जिसको संवेग संरक्षण के सिद्धांत से भी जानते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जैसा कि रूपांतरित प्रमुख ऊर्जा जो है उसका रूपांतरित करने वाला उपकरण क्या है? तो जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? माइक्रोफोन। तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है माइक्रोफोन। विद्युत ऊर्जा को जो है ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है लाउड स्पीकर। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है? लाउड स्पीकर। और ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? माइक्रोफोन। तो दो उसे याद कर लीजिएगा। फिर आगे है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो सोलर सेल। सोलर सेल जो है सौर ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फिर है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? डायनेमो। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो, और यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन सा बदलता है? तो सितार। यांत्रिक को ध्वनि में बदलता है सितार। और जबकि यहाँ पर देखिए विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा कौन? तो विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदल रहा था? डायनेमो। तो यहाँ पर उलट जाता है। फिर देखिए रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत सेल, और रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में है जो मोमबत्ती। तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में मोमबत्ती बदलता है। तो इतना याद हो गया होगा, आसान सा ही ये सभी प्रश्न है। तो चलिए आगे चलते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? तो 3.6 गुना 10⁶ जूल होता है। तो नेक्स्ट क्या है कि जी का जो है कैपिटल जी का मान क्या कितना होता है? तो 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आगे फिर चलिए कि स्मॉल जी का मान कितना होता है? तो हर जगह जो है ये बराबर होता है, इसका मान फिक्स है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। फिर है कि स्मॉल जी का सर्वाधिक जो है मान कहाँ पर होता है? तो ध्रुव पर, और सबसे जो न्यूनतम कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर। फिर जी का जो है मान शून्य कहाँ पर होता है? तो पृथ्वी के जो केंद्र पर होता है। ये जो होता है क्या होता है? स्मॉल जी का मान शून्य हो जाता है। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे जो है जी का मान घटता है। उत्तोलक और उनके उदाहरण। तो उत्तोलक जो मेनली 3 प्रकार के होता है। तो कौन सा उत्तोलक किस श्रेणी में आता है? तो आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि हैंडपंप तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है कि आलंब जो होता है ना, ये भी बीच में हो जाता है। आलंब जो होता है बीच में होता है, भार और जो है आयास के बीच में आलंब हो जाएगा और प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में। और जबकि दूसरा श्रेणी के उत्तोलक में हो जाएगा जो है भार जो हो जाएगा बीच में हो जाएगा, आलंब और आयास के बीच में आ जाएगा भार। और यहाँ पर जो है तीसरा श्रेणी के उत्तोलक में क्या हो जाएगा? तो आयास जो हो जाएगा बीच में हो जाएगा, आलंब और भार के बीच में आ जाएगा आयास। तो उतना नहीं याद करना है। तो आप लोग से पूछा जाएगा मेनली जो है ये उसका एग्जाम्पल पूछा जाएगा। जैसा कि हैंडपंप क्या हो जाएगा? ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आ जाएगा। पिलास भी आ जाएगा, कैंची भी आ जाएगा। तो कैंची जिसमें आलंब जो है ना बीच में आ जाएगा, तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में। अब साइकिल का ब्रेक हो जाएगा, तो ये कितना है? हैंडपंप, पिलास, कैंची और साइकिल का जो है ब्रेक, ये कौन सा श्रेणी में आएगा? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में। नेक्स्ट है जो है सरौता। और
सरौता जिसे जो कि खैनी उनी काटा जाता है, और नींबू निचोड़ने का मशीन। आप लोग देखे होंगे कि बीच में गड्ढा रहता है और दोनों को जो है एक ही हाथ से दबा देते हैं, तो बीच में जो है बाहर आ जाता है, यानी सामान जो आ जाता है बीच में। तो देखिए, तो नींबू निचोड़ने का मशीन, और फिर क्या हो जाएगा, एक पहिया वाहन। एक पहिया वाहन भी हो जाएगा। भार कहाँ आ जाएगा, बीच में। आगे चक्का हो जाता है, पीछे से पकड़ता है, बीच में क्या आ जाएगा, भार। सामान जहाँ रहता है वो हो जाएगा भार। तो क्या हो जाएगा, ये दूसरा श्रेणी के उत्तोलक में आ जाएगा, सरौता, नींबू निचोड़ने का मशीन और एक पहिया वाहन। फिर देखिए तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या हो जाएगा, जो होता है आयास, जो हो जाता है आयास यानी कि प्रयास जो किया जाता है, ये बीच में किया जाता है। तो जैसे कि हो जाएगा चिमटा। चिमटा जो है बीच में पकड़ते हैं, तो चिमटा हो जाएगा मनुष्य का हाथ। ये दो एग्जाम्पल याद रखिएगा। मनुष्य का हाथ यहाँ पर बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है, मनुष्य का हाथ तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। फिर आइए नेक्स्ट क्या है कि एक अशुशक्ति यानी कि हॉर्स पावर के मान कितना बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर जो होता है। एक अशुशक्ति के बराबर कितना होता है, 746 वाट। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। फिर सौर मंडल के लिए पलायन वेग कितना होता है, तो 42 किलोमीटर पर सेकेंड। सौर मंडल के लिए जो है 42 किलोमीटर पर सेकेंड, और पृथ्वी के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ध्वनि तरंग, चलिए नेक्स्ट क्या है, ध्वनि तरंगे एवं प्रकाश तरंगे क्रमशः उदाहरण है। अनुदैर्ध्य का जो है ध्वनि तरंग है, और प्रकाश के लिए है ये अनुप्रस्थ तरंग है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, 332 मीटर पर सेकेंड होता है। और सबसे अधिक जैसे जैसे कि सबसे कम होता है ठोस द्रव गैस में, सबसे कम किस में हो जाएगा, तो जो होता है गैस में सबसे कम होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद सबसे जो ज़्यादा होता है ये ठोस में होता है। ठोस में भी जो स्टील रहेगा उसमें सबसे अधिक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्या है कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहा जाता है। तो चलते हैं यहाँ 20 से जो होता है 20 हर्ट्ज से लेकर के जो होता है 20 किलो हर्ट्ज तक जो है श्रव्य श्रेणी के बीच में आता है। अगर इससे कम हो जाएगा 20 हर्ट्ज से कम तो अवश्रव्य तरंग, और 20 किलो हर्ट्ज से अधिक हो जाएगा तो पराश्रव्य तरंग, और बीच में हो जाता है श्रव्य तरंग। तो 20 हर्ट्ज से कम पूछा जा रहा है तो अवश्रव्य तरंग हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट चलिए 20 हर्ट्ज एवं क्या है 20 किलो हर्ट्ज यानी कि 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति को के ध्वनि तरंग को क्या कहते हैं, तो अभी बोले श्रव्य तरंग। फिर है कि ध्वनि दिन की अपेक्षा रात को अधिक सुनाई पड़ती है अपवर्तन के कारण जो है रात में अधिक सुनाई देता है। फिर है क्या है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है पारसेक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है पारसेक है, और एक पारसेक बराबर कितना होता है, एक पारसेक बराबर जो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। तो लोलक की लंबाई, अब जो है लोलक के बारे में, पेंडुलम के बारे में थोड़ा सा पढ़िए। लोलक की लंबाई बढ़ाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या होता है, तो लोलक की लंबाई क्या होता है, तो आवर्तकाल टी बराबर जो होता है ये हो जाता है √L/G हो जाता है। तो देखिए 2 पाई √L/G होता है। तो टी अगर आवर्तकाल यहाँ पर बढ़ाएंगे तो जैसे लंबाई बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, जी अगर बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल घट जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा था कि लंबाई बढ़ाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो लंबाई बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। फिर से आइए यहाँ पर ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है, तो ठोस में होता है मेनली जो होता है चालन विधि से। 3 प्रकार से ऊष्मा का संचरण होता है, चालन, और जैसे कि क्या होता है चालन विधि से होता है, चालन विधि से होता है, और किसे संवहन विधि से होता है, और क्या होता है
तो विकिरण विधि से होता है, विकिरण विधि से होता है। तो ठोस में होता है चालन विधि से, और द्रव और गैस में किससे होता है, संवहन विधि से। और जो है सूर्य का प्रकाश जो होता है ये विकिरण के माध्यम से जो है पृथ्वी पर आता है, लेकिन पृथ्वी जो गर्म होता है ये संवहन के माध्यम से, क्योंकि यहाँ से जो है वो ऊष्मा को जाने नहीं देता है, जैसे ग्रीन हाउस प्रभाव जिसे को कहते हैं। तो 3 प्रकार से होता है। तो द्रव और गैस में क्या हो जाएगा, तो अभी बोले, ठोस में हो जाएगा चालन और द्रव एवं गैस में हो जाएगा संवहन। वायुमंडल गर्म होता है, संवहन। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो लाल का। तो तरंगदैर्घ्य आपको पता होगा, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जो होता है लाल का, सबसे कम होता है बैंगनी का, सबसे कम जो होता है बैंगनी का। लेकिन जो अगर परिकिरणन पूछा जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाल का जो होता है परिकिरणन जो होता है सबसे कम होता है, और बैंगनी का परिकिरणन सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका, लाल का हो जाएगा। फिर आगे चलिए, हीरे का चमकना, कान में आए जो है कांच में आए दरारों का चमकना, रेगिस्तान में जो है मृग मरीच का, ये सभी होता है TIR यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के द्वारा ये होता है। फिर देखिए लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। फिर है स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। पानी के अंदर हवा का बुलबुला कार्य करता है अवतल लेंस के भांति। फिर है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है, तो चांदी है, चांदी सबसे बढ़िया है। उसके बाद है तांबा, उसके बाद क्या है, एल्युमिनियम है, उसके बाद लोहा, ये सभी आ जाता है। जरा दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है किसका, बाइफोकल लेंस। जरा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल लेंस। तो और अबिंदुकता के लिए जैसे कि 4 प्रकार के दोष होता है। जैसे पहले होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और फिर होता है क्या, जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, और फिर अबिंदुकता हो जाता है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए जो है निवारण लेंस हो जाता है अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष के लिए हो जाता है उत्तल लेंस, और जरा दृष्टि दोष के लिए हो जाता है बाइफोकल लेंस, और अबिंदुकता के लिए क्या हो जाता है, तो बेलनाकार लेंस। तो जैसा कि आप देख लीजिए यहाँ से क्या है, जरा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल लेंस हो जाएगा, और अबिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस हो जाएगा। दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। फिर अब आगे चलिए, पृथ्वी की आयु जो है एवं पुरानी चट्टान की आयु को पता करना है तो यूरेनियम डेंटिंग विधि से। चट्टान की आयु को पता करना है तो ये हो जाएगा जिसमें जो है कार्बन की मात्रा अगर नहीं पाया जाता है तो उसको हम लोग जो है यूरेनियम डेंटिंग विधि से प्राप्त करते हैं। अगर जिसमें कार्बनिक पदार्थ पाया जाएगा उसको हम लोग जो है कार्बन 14 से आयु पता करते हैं। जैसे कि जीवाश्म, देखिए जीवाश्म की आयु एवं प्राचीन पादपों की जो है आयु का पता करते हैं कार्बन डेंटिंग विधि से। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं कि परमाणु बम का सिद्धांत जो है आधारित है नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम अगर कहा जाएगा तो नाभिकीय विखंडन पर हो जाएगा। हाइड्रोजन बम रहेगा तो जो है नाभिकीय संलयन पर हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर भी क्या है, नाभिकीय जो है रिएक्टर ये भी संलयन पर आधारित है। इसमें किसका उपयोग किया जाता है, यूरेनियम जो हो जाएगा 235, यूरेनियम 235। नाभिकीय रिएक्टर में होने वाले अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किसके छड़ का प्रयोग किया, बोरान और कैडमियम का जो है छड़ का प्रयोग किया जाता है जो नाभिकीय रिएक्टर को नियंत्रित करने के लिए, अभिक्रिया को जो है नियंत्रित करने के लिए बोरान और कैडमियम का छड़। फिर आगे चलिए कि नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने यानी कि मंदन करने के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो ग्रेफाइट और भारी जल का। ग्रेफाइट और भारी जल का यानी भारी जल का जो सूत्र होता है क्या होता है, D2O। फिर देखिए कि सूर्य एवं तारों के जो है ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन है। कैंसर के इलाज में किसका प्रयोग किया जाता है, कोबाल्ट 60 का। कैंसर के इलाज में किसका प्रयोग किया जाता है,
कोबाल्ट 60 का जो है प्रयोग किया जाता है। फिर आगे चलिए, अब जो है ये भौतिक राशि एवं उनके एसआई मात्रक संकेत क्या है। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि भौतिक राशि जो है मेनली 7 गो होता है। 7 गो है: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा और ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। तो लंबाई का जो मात्रक होता है मीटर होता है, इसको संकेत से एम से सूचित करते हैं। और द्रव्यमान का जो होता है एसआई मात्रक जो है किलोग्राम होता है, इसको केजी से सूचित करते हैं। फिर हो जाता है समय का सेकेंड होता है और इसको एस से सूचित करते हैं। और ताप का केल्विन होता है, के से सूचित करते हैं। विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ए से सूचित करते हैं। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है और सीडी से सूचित करते हैं। पदार्थ की मात्रा को जो है परिमाप को मोल जो है मात्रक है और MOL से जो है मोल से ही संकेत भी इसका है। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। खोज जो है खोज और वैज्ञानिक के नाम जो है, परमाणु का खोज किसने किए थे, तो जॉन डाल्टन किए थे। रेडियो एक्टिविटी की खोज कौन किए थे, तो हेनरी बैकरल किए थे। रेडियम के खोज कौन किए थे, मैडम क्यूरी किए थे। सापेक्षता का सिद्धांत जो है आइंस्टीन किए थे। और प्रकाश विद्युत प्रभाव का भी आइंस्टीन किए थे। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक। और एक्स किरण के खोज रॉन्टजन। और विद्युत जो है चुंबकीय प्रेरण माइकल फैराडे। रमन प्रभाव को सीवी रमन। हो गया। फिर आगे चलिए, ब्लैक होल का सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किए थे, एस चंद्रशेखर जो है था। ब्लैक होल का सिद्धांत था जो है सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 से अगर अधिक रहता है तो वो ब्लैक होल, तो ये चंद्रशेखर सीमा है। सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 ये चंद्रशेखर सीमा है। तो चलिए नेक्स्ट क्या है कि जल के वाष्प में बदलना, ये भौतिक परिवर्तन, क्योंकि फिर से जो लौट के आ जाता है उसको हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो जल को जो है वाष्प में बदलें और फिर वाष्प को फिर से हम जल में परिवर्तित जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि लोहे का जंग लगना। लोहे में जो है जंग लगना ये रासायनिक, क्योंकि लोहा में जंग लग जाएगा तो फिर वो कमज़ोर हो जाएगा, वो फिर से सही नहीं हो पाएगा। फिर से आइए यहाँ पर देखिए, प्रकाश का वेग जो है सबसे पहले रोमर ने नापा था और यही पता है कि कितना 3 गुने जो है 10⁸ यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड जो है प्रकाश का वेग है। जल का अधिकतम घनत्व एवं न्यूनतम आयतन कितना डिग्री पर होता है, 4 डिग्री सी पर होता है जो है अधिकतम घनत्व और न्यूनतम आयतन। 1 नॉटिकल मील बराबर जो है कितना होता है, 1852 मीटर होता है। फिर देखिए साबुन का बुलबुला जो है रंगीन दिखाई देना, ये व्यतिकरण के कारण। पदार्थ का लघुत्तम जो अंश है क्वार्क है। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है, क्वार्क है। फिर देखिए यहाँ पर कि 1 प्रकाश वर्ष जो होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। अगर यहाँ पर या तो इसको हम लिख सकते हैं लगभग 16 मीटर या 10⁻13 किलोमीटर। तो कुछ भी यहाँ पर जैसा भी प्रश्न में रहेगा आप लोग उस प्रकार से निकाल लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, एवोगाड्रो संख्या कितना होता है, 6.023 × 10⁻23 मोल हो जाता है। 1 कूलाम आवेश किसके बराबर होता है, तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो अगर द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव पर जो है प्रभाव ये पड़ जाएगा कि वो भी कम हो जाएगा। एक आदर्श तरल की श्यानता जो है होती है शून्य होती है। आदर्श तरल की श्यानता क्या होती है, शून्य होती है। ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो द्रव की श्यानता भी घट जाता है। ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता क्या होता है, तो गैस का श्यानता जो होता है ना ये बढ़ जाता है। किस विधि में ऊष्मा की हानि सबसे तेज से होता है, तो ये होता है संवहन विधि में। और बर्फ में नमक मिलाने पर उसके जो है गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये भी घट जाता है। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है, तो अपवर्तन है। और सूर्योदय के समय जो है
सूर्य का लाल लाल दिखाई देना या डूबते समय लाल दिखाई देना, ये सभी क्या है, लालिमा का कारण क्या है, तो ये है अपवर्तन। और यहाँ पर जो है परिकिरणन भी हो सकता है, परिकिरणन भी देता है। फिर देखिए परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, तो कौन कौन है, जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जबकि चारों ओर जो है चक्कर लगाते रहता है कौन, जो होता है प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन बीच में होता है केंद्र में, और चारों ओर से चक्कर जो होता है लगाते रहता है ये इलेक्ट्रॉन। फिर देखिए तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है कौन सा गैस, तो नाइट्रोजन, जो कि 78%। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस अगर पूछा जाएगा तो यहाँ पर आर्गन हो जाएगा। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाले अक्रिय गैस तो रेडॉन हो जाएगा। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस जेनॉन है, और सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व अगर पूछा जाएगा तो कार्बन हो जाएगा। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक किसको कहते हैं, तो चांदी को। और कृत्रिम वर्षा कराने में किसका उपयोग किया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड का। लोहे का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा, और सबसे घटिया जो होता है लोहा कौन सा होता है, ढलवा लोहा। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन का। लेड संचायक बैटरी में किसका प्रयोग करते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। कोल गैस में किसका, तो H2 माने हाइड्रोजन प्लस जो है मीथेन का मिश्रण जो होता है कोल गैस होता है। प्रोड्यूसर गैस CO+N2 होता है। जल गैस CO+H2। फिर देखिए सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा होता है, तो एंथ्रासाइट, जिसमें जो है कार्बन का मात्रा जो है करीब 95 या 90 या 95% से अधिक होता है। LPG का प्रमुख घटक कौन सा है, तो ब्यूटेन है। LPG का जो है प्रमुख घटक कौन है, ब्यूटेन है। और दूध से दही बनना जो है उदाहरण किण्वन का उदाहरण है। धातुओं की ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। धातुओं की ऑक्साइड कैसी होती है, तो क्षारीय, और अधातु की ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है। फिर देखिए हास्य गैस किसको कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को। N2 जिसको कहते हैं N2O। फिर आगे चलिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम एवं ट्राइटियम। पुराने तैलचित्रों को रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। बेवकूफ़ों का सोना यानी झूठा सोना किसको कहते हैं, आयरन पायराइट्स को कहते हैं। क्विक सिल्वर पारा को। मोबाइल फ़ोन बैटरियों में मुख्यतः किसका प्रयोग करते हैं, लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा बैक हो गया है दोस्तों, आप लोग बने रहेंगे। कहाँ चल गया, लिथियम आयन बैटरी का जो है प्रयोग करते हैं मोबाइल फ़ोन के बैटरी में। फिर आइए यहाँ पर आ जाते हैं। जो अस्थायी चुंबक इस्पात का बना होता है, अस्थायी चुंबक नर्म लोहा का बना होता है। इस्पात को ही स्टील कहते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि कंफ्यूज हो जाना है। फिर देखिए अब केमिस्ट्री आ गया है, तो आधुनिक आवर्त सारणी की बात जो है, गुण जैसे कि वर्ग में जो है वर्ग और आवर्त होता है, तो बाएं से दाएं जो लिखा जाता है उसको हम लोग आवर्त करते हैं। आवर्त की जो संख्या होती है ये 7 होती है, और वर्ग जो है ऊपर से नीचे आता है उसको, तो वर्ग की संख्या 18 है आवर्त सारणी में। तो देखिए, और आधुनिक आवर्त सारणी का जो प्रतिपादन किए हैं ये मोसले साहब किए हैं, जो कि 1913 में किए हैं। और सबसे पहले जो है जो पीरियोडिक टेबल देने वाले ये हैं, आप लोग का कह सकते हैं मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। तो अब चलिए, परमाणु का आकार जो अगर वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या हो जाता है, बढ़ता है, और विद्युत धनात्मकता भी बढ़ता है। हाँ, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर वर्ग में ऊपर से नीचे अगर आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि परमाणु का आकार बढ़ेगा, तो वहीं पर जो है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर वो सीधा अपोजिट हो जाएगा, घट जाएगा।
तो देखिए, जैसे कि विद्युत धनात्मकता अगर वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो बढ़ता है, लेकिन आवर्त में बाएं से दाएं अगर जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आयनन ऊर्जा क्या हो जाता है, तो वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो घटता है, तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगा। विद्युत ऋणात्मकता जो है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटता है, तो विद्युत ऋणात्मकता जो है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ये बढ़ जाएगा। तो इतना याद रखिएगा आप लोग। अब चलिए कुछ अम्ल के जो भी नाम जान लीजिए, किसमें कौन सा फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जो है प्राकृतिक स्रोत और अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में भी साइट्रिक अम्ल, इमली में भी टार्टरिक अम्ल, इमली में क्या है, टार्टरिक अम्ल। अंगूर में है भी टार्टरिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल। ठीक है, दूध से जितना भी पदार्थ जो बना रहेगा उसको हम जो है लैक्ट से सूचित करेंगे। तो जैसे कि दही में क्या पाया जाता है, अम्ल में लैक्टिक अम्ल। और दूध की शुद्धता मापते हैं लैक्टोमीटर, लैक्ट लग जाएगा कुछ भी रहेगा तो, दूध का जो भी रहेगा। तो सिरका में एसिटिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, और चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल। मेथनोइक अम्ल या तो फिर यहाँ पर जो है क्या दे देता है, देखिए अब आप आगे क्या दिया गया है कि पीएच मान का जो सबसे पहले प्रतिपादन सोरेनसन किए थे 1909 ईस्वी में किए थे। ठीक है, जो इसमें क्या होता है ना कि इसमें क्या होता है कि 0 से लेकर के 7 तक के 0 से लेकर के 14 तक रहता है। अगर 7 बीच में, जैसे कि 0 से 7 के बीच में अगर है तो वो अम्लीय होगा, और 7 से अगर 14 के बीच में है तो ये क्षारीय होगा। तो और 7 अगर है तो ये उदासीन होगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो नींबू में कितना पीएच होता है, 2.2 हो जाता है। सिरका में कितना होता है, 2.4 हो जाता है। और शराब में 2.8 होता है। और मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6 हो जाता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। लार का पीएच मान 6.5 हो जाता है। तो लार और दूध करीब करीब सेम ही रहता है, लेकिन एक का जो है लार थोड़ा सा जो है कम अम्लीय है। और रक्त का पीएच मान 7.4 हो जाता है। समुद्री जल का पीएच मान 8.4 हो जाता है। तो रक्त का 7.4, समुद्री जल का 8.4 याद रखिएगा। आगे चलिए, वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु जो है परमाणु भार भिन्न भिन्न कहलाते हैं क्या, समस्थानिक। परमाणु संख्या समान है तो और परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो क्या हो जाएगा, समस्थानिक। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है तथा परमाणु क्रमांक जो है परंतु परमाणु द्रव्यमान एक समान होते हैं, ये क्या हो जाते हैं, समभारिक। फिर है एंथ्रासीन, नेप्थेलिन, कपूर हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल आदि को शुद्ध करने के लिए उदरपातन विधि का प्रयोग करते हैं। अब देखिए कौन सा जो है किसमें कौन सा उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किसका प्रयोग करते हैं, लोहा के चूर्ण का प्रयोग करते हैं। लोहा का चूर्ण प्रयोग करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के संपर्क विधि में जो है प्लेटिनम का चूर्ण का प्रयोग करते हैं। वनस्पतिक तेल से जो है कृत्रिम घी बनाने के लिए ये है निकेल का प्रयोग करते हैं। और अल्कोहल से ईथर बनाने के लिए गर्म एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं। और क्लोरीन गैस बनाने की डिकन विधि में क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं उत्प्रेरक के रूप में। फिर आइए अब आगे, मार्स गैस के रूप में जाना जाता है मीथेन को। और यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितना होता है, 46% होता है। अब आइए सूत्र थोड़ा सा, अल्केन का सूत्र क्या हो जाता है, सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 हो जाता है। अल्कीन का क्या हो जाएगा, CnH2n हो जाएगा केवल। अल्काइंस का क्या हो जाएगा, CnH2n-2 हो जाएगा। अल्कोहल का क्या हो जाएगा, CnH2n+2 और फिर O दे देना है। ईथर का क्या हो जाता है, CnH2n+2 होगा फिर O दे देना है। ईथर और अल्कोहल एक ही हो रहा है। फिर देखिए हाँ, तो अब मिश्र धातु में कौन कौन सा जो है तत्व से जो है बना है मिश्र धातु के।
संगठन कौन से जो है कैसे बना है, ये देखिए किसका मिश्रण है। जैसे पीतल किसका मिश्रण है, तो कॉपर और जस्ता का मिश्रण है। डच मेटल किसका है, कॉपर और जस्ता का है। कांसा तो कॉपर और टिन का है। फिर है बेल मेटल तो कॉपर टिन का है। फिर गन मेटल तो कॉपर टिन और जस्ता तीन है। जर्मन सिल्वर कॉपर जस्ता निकल हो जाएगा। सोल्डर जो हो जाएगा सीसा और टिन हो जाएगा। सोल्डर कह सकते हैं, फ्यूज कह सकते हैं, सीसा और टिन का ही बना होता है। फिर आइए आगे, विभिन्न पदार्थों के रासायनिक नाम एवं उनके सूत्र। तो देखिए रासायनिक नाम, जिसे साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसका सूत्र जो होता है NaCl होता है। बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, NaHCO3 होता है। इसी को हम लोग कहते हैं खाने वाला सोडा कहते हैं। धोवन सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट हो जाता है, Na2CO3 × 10H2A इसका सूत्र है। कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH इसका सूत्र है। चिली साल्ट पीटर यानी कि सोडियम नाइट्रेट होता है, इसका सूत्र जो हो जाता है NaNO3 हो जाता है चिली साल्ट पीटर का। नाइटर का जो सूत्र होता है, रासायनिक नाम है पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3 इसका सूत्र है। विरंजक चूर्ण को कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, और इसका जो सूत्र होता है CaOCl कह सकते हैं या CaOCl2 भी कह सकते हैं। फिर आइए जिप्सम का जो हो जाता है, जिप्सम का जो होता है कैल्शियम सल्फेट हो जाता है। तो इसका जो होता है सूत्र क्या हो जाता है, CaSO4 × 2H2O हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट होता है, और इसका जो सूत्र होता है 2CaSO4 × H2O, या तो फिर इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं CaSO4 × ½ H2O। तो और इसी से जिप्सम बनता है। तो देखिए संगमरमर का जो सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3 इसका सूत्र है। नौसादर जो है अमोनियम क्लोराइड होता है, और NH4Cl इसको कहते हैं, ये रासायनिक सूत्र है। हरा कशिश फेरस सल्फेट, FeSO4 7H2O। लूनर कास्टिक कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट को, AgNO3 इसका सूत्र हो जाता है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये हरा कशिश है, जो हरा कशिश यानी कि हरा थोथा भी इसको कह सकते हैं, और एक होता है नीला थोथा हो जाता है, और एक होता है जो है हरा थोथा हो गया, नीला थोथा और उजला थोथा, ये सभी हो जाता है। तो नीला में हो जाता है कॉपर सल्फेट, और इसमें हो जाता है कोबाल्ट सल्फेट। ठीक है, अब आइए इधर थोड़ा सा विभिन्न तत्वों के संकेत एवं उनके अयस्क। तो कॉपर का जो है संकेत क्या हो जाता है, कॉपर, ये तो सभी आप लोग को याद ही होगा। मेनली ये अयस्क आप लोग को याद रखना है। तो कॉपर का कौन कौन सा अयस्क है, क्यूपराइट है, मैलेकाइड है। फिर टिन का क्या है, कैसीटेराइट है। टीना का क्या है, गैलेना है। सिल्वर का अर्जेंटाइट है। फिर देखिए एल्युमिनियम का कौन सा है, बॉक्साइट है, क्रायोलाइट है, कोरंडम है। अब आइए जिंक का कौन कौन सा है, तो जिंक का है कैलेमाइन है, जिंकाइट है। फिर लोहा का सीडेराइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। कैडमियम का ग्रीनोकाइट, और क्रोमियम का हो जाता है क्रोमाइट, और सोना का हो जाता है कैल्वेराइट। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा और है त्रिक नियम का प्रतिपादन जो किए थे डोवेराइनर किए थे, अष्टक का नियम न्यूलैंड ने दिए थे। अब आइए विटामिन कौन से विटामिन का कौन खोज, विटामिन के खोज किए थे फंक किए थे, और ए का मैकुलन किए थे, बी का भी मैकुलन किए थे। तो यानी ए और बी का कौन किए हैं, मैकुलन। सी का होलकट और डी का हॉपकिंस। बस नेक्स्ट है कि विभिन्न कारकों एवं उत्पन्न रोग, विभिन्न कारकों से उत्पन्न जो है रोग। तो देखिए जैसे कि वायरस से कौन कौन सा रोग हो जाता है,
वायरस से जो होता है रेबीज हो जाता है, एड्स हो जाता है, चेचक हो जाता है, जुकाम हो जाता है, खसरा, पोलियो, गलसूबा, इन्फ्लुएंजा और मरासमस ये भी हो जाता है। ये क्या हो जाता है? वायरस से, यानी कि विषाणु से हो जाता है। और बैक्टीरिया से क्या होता है? प्लेग हो जाता है, प्लेग होता है, क्षय रोग यानी कि टीबी हो जाता है, कुष्ठ रोग होता है, हैजा हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, टिटनेस हो जाता है जो कि तंत्रिका तंत्र को सीधा प्रभावित करता है, और निमोनिया हो जाता है, तपेदिक हो जाता है, फिर हो जाता है डिप्थीरिया भी हो जाता है। ठीक है, फिर आइए यहाँ प्रोटोजोआ तो डायरिया हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, पायरिया हो जाता है, फाइलेरिया हो जाता है, निंद्रा रोग भी हो जाता है प्रोटोजोआ से जो कि सीसी मक्खी होता है, और फफूंद हो जाता है, पेचिस होता है, काला जार और दमा ये सभी प्रोटोजोआ से जो है होने वाला बीमारी है। अब आगे देखिए, थोड़ा सा सबसे जो है बड़ी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, अस्थि मज्जा में होता है। और आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं प्लीहा को। आरबीसी का जीवन काल जो होता है 20 से 120 दिन और डब्ल्यूबीसी का 2 से 4 दिन। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितना होता है? तो खोपड़ी में 8 होता है। मानव शरीर में पसली की संख्या 24 और जोड़ा अगर पूछा जाएगा तो 12 जोड़ा। और मानव शरीर में मांसपेशी की संख्या कितना होता है? तो 639 मांसपेशी होता है। और सबसे बड़ी मांसपेशी जो होता है मैक्सिमस ग्लूटियस जो होता है। और क्रोमोसोम, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 है। मानव शरीर में कशेरुकु को की संख्या कितना है? 33 है। कशेरुकु यानी कि रीढ़ की जो हड्डियाँ होती है वो। मानव शरीर के रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो कुल 23 सेकंड लगता है। रक्त का जो है परिभ्रमण करने में कितना समय लगता है? 23 सेकंड लगता है। सामान्यतः मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर जो होता है सामान्यतः होता है। मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो पाचन जो प्रारंभ हो जाता है मुख से होता है और सबसे अंतिम में जो होता है ये होता है छोटी आंत में, और जल का अवशोषण होता है बड़ी आंत में। फिर आइए देखिए, मानव शरीर में पचे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। और मानव शरीर का ये भोजन का बात कर रहा है तो भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होगा, लेकिन अगर जल का अवशोषण पूछा जाता तो वहाँ पर हो जाता बड़ी आंत। तो फिर से आइए यहाँ पर, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो यकृत है। ठीक है, और मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि जो है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है और सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है जो कि कान में पाया जाता है। कान में 3 प्रकार की हड्डी पाया जाता है, मैलियस, इंकस और स्टेपीज। जो है मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। अस्थि एवं अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो क्वाशियोरकर हो जाता है और मरासमस होता है। फिर आइए, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? रिकेटस हो जाता है। और विटामिन डी की कमी से वयस्क में ऑस्टोमलेशिया हो जाता है। अब आइए कि जल में जो है घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो जल में घुलनशील विटामिन जो होता है ये हो जाता है बी और सी जो है जल में घुलनशील है। और वसा में घुलनशील ADEK है। फिर देखिए, 1 ग्राम वसा में पूर्ण ऑक्सीकरण से कितना ऊर्जा जो है मुक्त होता है? तो 9.2 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा मुक्त होता है ये वसा से। और जबकि अगर प्रोटीन रहता, यहाँ पर प्रोटीन रहता है या तो फिर कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट रहता, तो कितना हो जाता है? तो 4.2 हो जाता है किलो कैलोरी जो है ऊर्जा इससे उत्पन्न होता है। और जबकि वसा से सीधा दूना
2 दुगना से भी अधिक है। तो देखिए 1 ग्राम ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से कितना ऊर्जा होता है, तो 4.2 किलो कैलोरी। फिर अनॉक्सी श्वसन कि संपूर्ण अनॉक्सी श्वसन उसको कहते हैं जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है श्वसन। तो संपूर्ण प्रक्रिया कहाँ होता है, तो कोशिका द्रव्य में होता है। ऑक्सी श्वसन यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा कि संपूर्ण प्रक्रिया जो है संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मादा जनन हार्मोन कौन सा है, तो एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरॉन है। और नर हार्मोन कौन सा है, एस्ट्रोजन है और टेस्टोस्टेरोन है। सबसे जो है छोटी एक कोश के शैवाल है स्टेबुलेरिया है, और सबसे बड़ी एक कोश के शैवाल जो है माइक्रोसिस्टिस है। और सबसे छोटा गुणसूत्र होता है शैवाल का नीले हरित शैवाल के नाम से जाना जाता है साइनोबैक्टीरिया को। और सिर्फ क्या है, बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहते हैं, क्रायोफाइटिस शैवाल कहते हैं। बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहते हैं, क्रायोफाइटिस शैवाल कहते हैं। पुष्प का नर जनन भाग कौन सा है, तो पुमंग है। पुष्प का मादा तो जायांग हो जाएगा। आगे चलिए, पौधे का जनन अंग कौन सा होता है, तो पुष्प होता है। चट्टानों पर उगने वाले पौधे को लिथोफाइट्स कहते हैं, और बालू में उगने वाले पौधों को जो कहते हैं सेमोफाइट्स कहते हैं, सेमोफाइट्स। रेगिस्तान क्षेत्रों में उगने वाले पौधों को कहते हैं एरिमोफाइट्स कहते हैं। रेगिस्तान में एरिमोफाइट्स, बालू में उगने वाले जो पौधों को सेमोफाइट्स कहते हैं, और चट्टानों पर उगने वाले को लिथोफाइट्स कहते हैं। दलदल में जो है उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं, हेलोफाइट्स कहते हैं। और अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधों को ऑक्जेलोफाइट कहते हैं। फिर अब आइए थोड़ा सा अब है जो पादप जगत से है। तो पेरेन्काइमा ऊतक के काज, पेरेन्काइमा ऊतक जो होता है ये पौधे में भोजन को संचित करता है, ठीक है। पेरेन्काइमा का कार्य क्या है, पौधों में भोजन को संचित करना, और यही जो है प्रकाश संश्लेषण करता है। और भी जो जितना भोजन वाला जो भी कार्य है ये पेरेन्काइमा का है। कोलेनकाइमा क्या है, ये कोना में मतलब कोन पर पाया जा, कोन बनाता है, लचीलापन जो है बनाता है, और ये जो है मजबूती प्रदान करता है, गिरने उड़ने से रोकता है पेड़ को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पौधा का लचीला बनाता है। अस्क्लेनकाइमा ये सबसे कठोर भाग होता है, ये सबसे कठोर भाग होता है पौधा का। और जैसे कि बेल आप लोग देखे होंगे, बेल का जो खोपड़ी होता है ऊपर वाला, तो वो हो जाता है, क्या हो जाता है, अस्क्लेनकाइमा का ही बना होता है। नारियल का जो ऊपर का रहता है वो भी अस्क्लेनकाइमा का ही बना होता है, और ये मृत ऊतक है, ठीक है। और जबकि पेरेन्काइमा जो होता है और कोलेनकाइमा ये जीवित ऊतक होता है। अब आइए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज होती है किसमें, तो लाल रंग के प्रकाश में, और सबसे कम होता है बैंगनी रंग के प्रकाश में। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल पर्णहरित के कारण होता है, क्लोरोफिल या पर्णहरित के कारण होता है हरा रंग। शरीर के भीतर रक्त का थकान न बनाने वाला प्रोटीन हो जाता है हिपेरिन, और बाहर जो है रक्त का थकान जमाने वाला कौन हो जाता है, फाइब्रोनजीन प्रोटीन। ब्लड बैंक में जो है रक्त को रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो है ब्लड बैंक में रक्त को रखा जाता है। सर्वप्रथम जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग जो है किए थे W. बार्सन किए थे, और सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किए थे जोहानसन किए थे, और सर्वप्रथम कोशिका शब्द का प्रयोग रॉबर्ट हुक किए थे। अब आइए यहाँ पर थोड़ा सा है, ग्रंथि में है जठर रस जो है, इसे देखिए क्या हो जाता है, पेप्सिन एंजाइम जो निकलता है जठर रस से, और रेनिन जो है एंजाइम निकलता है ये जठर रस से। पेप्सिन जो बदल जाता है किस में बदलता है, पेप्टोन्स में बदल देता है, पेप्सिन को पेप्टोन्स में बदलता है, जबकि रेनिन को ये कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है रेनिन को।
फिर देखिए यहाँ पर ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन और लाइपेज जो है अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है, ठीक है। और लाइपेज जो होता है ये क्या हो जाता है, वसा एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। वसा एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है लाइपेज। एंजाइम है, क्योंकि यहाँ पर ये जो एंजाइम से मिलने के बाद ये परिवर्तित हो जाएगा, जैसे कि पेप्टोन्स में बदल जाता है। यहाँ पर पेप्सिन जो है पेप्टोन्स में बदल देता है प्रोटीन को। रेनिन जो है यहाँ पर कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदलता है, और ट्रिप्सिन जो है पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। उसी प्रकार एमाइलेज, यहाँ पर देखिए लार ग्रंथि में एमाइलेज, टाइलिन और जो है माल्टोज पाया जाता है, जो कि शर्करा में बदल देता है और माल्टोज में बदल देता है और ग्लूकोज में बदल देता है। तो देखिए अब आगे, कोशिका का जो है शक्ति गृह यानी पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। पित्त स्रावित होता है यकृत से, पित्त जमा होता है पित्ताशय में यानी गाल ब्लेडर में, और इंसुलिन में अल्प स्रवन से होने वाला रोग कौन सा है, तो मधुमेह हो जाता है। और अगर ज़्यादा स्रावित हो जाएगा तो हाइपोग्लाइसेमिया रोग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हाइपोग्लाइसेमिया रोग अतिस्रवण से। इंसुलिन के खोज किया था वेंटिक वेस्ट किया था, और मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। फिर देखिए वृक्क यानी किडनी के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स और भीतरी भाग को मेडुला, वृक्क के कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन। और देखिए ग्लूकोज और प्लस फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और प्लस फ्रुक्टोज, यहाँ पर क्या है कि ग्लूकोज और प्लस फ्रुक्टोज को मिलने से क्या बन जाता है, सुक्रोज हो जाता है। और ग्लूकोज को मिलने से माल्टोज, और ग्लूकोज और गलेक्टोज को मिलने से लैक्टोज। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है क्या कि मोनोसैकेराइड का उदाहरण कौन सा है, तो ग्लूकोज है और गलेक्टोज है। ग्लूकोज और गलेक्टोज मोनोसैकेराइड का उदाहरण है। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड 3 तरह का जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसमें ग्लूकोज और गलेक्टोज होता है मोनोसैकेराइड के, और डाइसैकेराइड का जो होता है माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, और पॉलीसैकेराइड का स्टार्च और ग्लाइकोजेन हो जाता है। अब देखिए ब्लड ग्रुप से है, तो सर्वदाता जो है रक्त समूह कौन सा है, यूनिवर्सल डोनर, तो ओ हो जाता है, ओ, ठीक है। ओ में भी क्या चीज़ होता है, ओ निगेटिव होता है, ठीक है। सर्वग्रहता यानी ग्रहण करने वाला, यूनिवर्सल रिसेप्टर रक्त समूह कौन सा होता है, तो ए बी में भी कौन, तो पॉजिटिव, ठीक है। रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज विलियम हार्वे ने किया था, और फिर रक्त समूह के खोज जो किए थे कार्ल लैंड स्टीनर किए थे। फिर देखिए आप लोग विभिन्न, यहाँ पर क्या है, विभिन्न खाद्य पदार्थों में होने वाले रोग एवं उनके वाहक। तो धान में जो होता है रोग खैरा रोग होता है, जिसका वाहक होता है जिंक के कमी से हो जाता है, ये खैरा रोग होता है धान में। आम में जो होता है लिटिल लीफ जिंक के कमी से हो जाता है। मटर में मार्स रोग होता है मैग्नीज के कमी से, और नींबू में लिटिल लीफ होता है कॉपर के कमी से, और नींबू में डायबैक रोग हो जाता है कॉपर की कमी से, ठीक है। अब आगे चलिए, पौधों के विभिन्न भागों तक भोज्य पदार्थों का वाहक होता है फ्लोएम। फ्लोएम जो होता है पौधों को विभिन्न भागों में भोज्य पदार्थ को जो पहुंचाने वाला फ्लोएम होता है। और फिर यहाँ पर देखिए पौधों में जो है विभिन्न भागों तक क्या है, जल को पहुंचाने वाला कौन होता है, तो जाइलम होता है, जाइलम हो जाएगा। लीवर में संचित विटामिन हो जाता है विटामिन ए। मछलियों के यकृत तेल में जो है किस विटामिन का प्रचुरता पाया जाता है, तो ए का। वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है, यानी कि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, ठीक है। रक्त दाब का नियंत्रित जो करता है, नियंत्रण कौन करता है, एड्रिनल यानी अधिवृक्क। वृक्क के ऊपर ही थोड़ा सा जो ये होता है अधिवृक्क ग्रंथि स्थित होता है। एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइट करता है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित कौन करता है, तो ऑक्टेन
नंबर से जो है पेट्रोलियम की गुणवत्ता को प्रदर्शित किया जाता है, जबकि सीटेन संख्या से जो है डीजल की शुद्धता को मापा जाता है। परमाणु के प्रभावी त्रिज्या होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है, यानी कि इसको एक एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए क्या हो जाएगा, परमाणु के त्रिज्या जो होता है 10⁻−10, जबकि नाभिक का आकार कितना होता है 10⁻−15 मीटर। अब आइए, और 10⁻−15 मीटर को ही एक फर्मी कहते हैं। कृत्रिम ऑक्सीजन के रूप में प्रयोग किया जाता है ऑक्सीजन एवं हीलियम के मिश्रण को। और भारत में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण जो किए थे डॉक्टर पी वेणुगोपाल किए थे। पुरुषों की नसबंदी को वेसेक्टोमी और महिलाओं के नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। फिर आहार नाल में जो है स्टार्च का पाचन अंतिम उत्पाद क्या बनता है, माल्टोज बन जाता है। और जीव जगत का सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा होता है। और आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किन्हें कहा जाता है, तो जोसेफ लिस्टर को कहा जाता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक एवं शैवाल। प्रोटीन का पाचन जो होता है छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम। और पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा हो जाता है, तो पत्ती होता है। और पत्तियों का पीला रंग जो होना ये कैरोटीन के कारण होता है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु जो होता है मैग्नीशियम होता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा है, तो फास्फोग्लिसरिक अम्ल होता है। पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। स्वप्नों का अध्ययन क्या कहा जाता है, और ओनिरोलॉजी कहते हैं स्वप्नों का अध्ययन। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी कहलाता है। मानव के विकास एवं परंपराओं के अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी। और यहाँ पर देखिए वृद्धावस्था से संबंधित अध्ययन को कहा जाता है जेरेंटोलॉजी। मनुष्य के लिंग निर्भर करता है पुरुष के क्रोमोसोम पर। अब यहाँ पर देखिए कि पौधे के विभिन्न कुल एवं उनके नाम, जैसे कि सोलेनेसी जो है हो जाता है। इसमें कौन कौन पौधा आता है, तो आलू आ जाएगा, आलू बैगन टमाटर मिर्च, ये सभी सोलेनेसी के अंतर्गत आएगा। फिर है क्रूसीफेरी, तो मूली शलजम सरसों जो है क्रूसीफेरी। कुकुरबिटेसी तरबूज, खीरा, लौकी, करेला, खरबूज, ये सभी जो पानी फल है, ये सब खीरा ककड़ी सब आ जाएगा किसमें, कुकुरबिटेसी में। जबकि लिलिएसी में कौन आएगा, लहसुन प्याज। ग्रेमिनेसी में चावल गेहूँ गन्ना मक्का ज्वार बाजरा ये सभी आ जाएगा। रूटेसी में क्या आ जाएगा, नींबू संतरा बेल ये सब आएगा। तो देखिए अब आगे क्या है, अब है जो विभिन्न तनों एवं जड़ों का रूपांतरित नाम। तो तना कंद जो होता है, आलू का रूपांतरित जो है आलू किसका रूपांतरित, कंद है। और जबकि हल्दी अदरक प्रकंद का रूपांतरित है, तना का रूपांतरित है। और प्याज जो है सलकंद का। यहाँ जड़ देखिए, जड़ शंकुरूपी जड़ का उदाहरण कौन है, तो गाजर है तुर्करूपी का, मूली है और कुंभी रूपी का चुकंदर है। अब यहाँ पर देखिए पौधे के वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन तो ऑक्सीन है। पौधों को नियंत्रित करने वाला हार्मोन जो होता है ऑक्सीन होता है। बौने पौधे को लंबा करता है जिबरेलिन। अब पौधों में कोशिका विभाजन एवं विकास की मदद करने वाला हार्मोन कौन है, तो साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन कर रहेगा कौन, साइटोकाइनिन। पौधों के वृद्धि रोधक हार्मोन कौन सा है, एब्सिसिक अम्ल। ये सीधा इसका उल्टा होता है, किसका, तो ऑक्सीन का उल्टा जो हो जाता है ये एब्सिसिक एसिड, वो जो है वृद्धि को नियंत्रित करता है, ये वृद्धि रोधक है एब्सिसिक एसिड। एकमात्र हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है एथिलीन, ठीक है, एथिलीन। किस हार्मोन को फूल खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है, फ्लोरिजेंस। अब आइए इधर,
विभिन्न विटामिन एवं रासायनिक नाम उनके कमी से होने वाले रोग। जैसे विटामिन ए। विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है, जो कि जिसके विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? जीरोथैलेमिया रोग हो जाता है। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम थायमीन है, जिसके कमी से बेरी हो जाता है। विटामिन बी टू जो होता है रासायनिक नाम ये राइबोफ्लोविन होता है, जिसके कमी से क्या हो जाता है? त्वचा का फटना। तो यहाँ पर देखिए अब क्या है कि विटामिन बी थ्री का जो रासायनिक नाम होता है नियासिन हो जाता है, जिसके कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। फिर विटामिन बी5 है। विटामिन बी5 को जो कि रासायनिक नाम को जो हो जाता है पेंटोथोनिक अम्ल होता है, और इसके कमी से जो है बाल सफ़ेद होता है। फिर आइए विटामिन बी6 पायरोटॉक्सिन, जिसको कहते हैं रासायनिक नाम, और एनीमिया रोग हो जाता है इसके कमी से। विटामिन बी7 जो होता है इसको रासायनिक नाम है बायोटिन, और बाल गिरना ये हो जाता है इसके कमी से। और विटामिन बी11 फॉलिकम इसको कहते हैं, और पेचिस रोग जो हो जाता है इसके विटामिन 11 के कमी से। विटामिन बी12 को कहते हैं साइनोकोबालामिन, इससे पांडु रोग हो जाता है। विटामिन सी, बी हो गया ख़त्म। अब देखिए सी हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, इसका जो है रासायनिक नाम, और मसूड़ा का फूलना या खून बिगना ये सभी क्या है? तो विटामिन सी के कमी के कारण। तो विटामिन डी हो जाता है कैल्सीफेरोल, इसका रासायनिक नाम होता है, और इसके कमी से हो जाता है बच्चों में क्या हो जाता है? रिकेटस हो जाता है। विटामिन डी टू जो होता है इसका रासायनिक नाम ऑर्गो कैल्सीफेरोल हो जाता है, इसमें हड्डियों में दर्द हो जाता है। और विटामिन डी3 क्या हो जाता है? कॉले कैल्सीफेरोल, तो बालों का झड़ना इससे हो जाता है। अब आइए नेक्स्ट, जीवधारियों के आनुवांशिक संगठन को क्या कहते हैं? जीनोटाइप। और गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को कहते हैं जीनोम। जीन के कार्यात्मक इकाई को सिस्टॉन, और उत्परिवर्तित इकाई को म्यूटॉन, और पुनः संयोजन की इकाई को रेकॉन। तो ये तीनों यहाँ पर जो है शब्द, तीनों को याद रखना है किसको? जैसे कि जीन के कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? सिस्टॉन, और उत्परिवर्तन की इकाई को म्यूटॉन कहते हैं, और पुनः संयोजन की इकाई को रेकॉन कहते हैं। और जबकि समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिका में होता है। कायिक कोशिका में जो होता है समसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका में होता है। अर्धसूत्री विभाजन अविकसित कोशिका में होता है। तो समसूत्री विभाजन जैसे कायिक कोशिका में होता है, जैसे घाव का भरना ये सभी समसूत्री विभाजन हो जाता है। अर्धसूत्री विभाजन ये जनन कोशिका में होता है। असूत्री विभाजन जो अविकसित कोशिका में हो जाता है। छोटे छोटे जो होता है जीवाणु, नीलहरी शैवाल ये सभी में होता है जो क्या होता है? असूत्री विभाजन। देखिए पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किए थे अर्नेस्ट हैकेल किए थे। पारिस्थितिकी तंत्र लग जाएगा तो शब्द का जो प्रयोग किए थे जी टांसले किए थे। हॉट स्पॉट शब्द का नॉर्मन मेयर किए थे। जैव विविधता शब्द का प्रयोग वाल्टर जी रोजेन किए थे। और ग्रीन हाउस गैस का संकल्पना जोसेफ फोरियर किए थे। ग्रीन हाउस गैस का जो है संकल्पना जोसेफ फोरियर किए थे। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक माने जाते हैं रामदेव मिश्र। अब बर्ड मैन ऑफ द इंडिया कहते हैं सलीम अली को। और जो है सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? ये है जम्मू कश्मीर में। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसमें कहा जाता है? कैलाश सांखला को कहा जाता है। वाटर मैन ऑफ राजेंद्र सिंह को कहा जाता है वाटर मैन ऑफ इंडिया। ट्री मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है किनको? विष्णु लांबा को, जो कि प्रणब मुखर्जी द्वारा संबोधित किया गया था। विष्णु लांबा ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से विष्णु लांबा जाने जाते हैं। फिर अब आइए कुछ और महत्वपूर्ण है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 का है। पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया था 5 जून 1973 को मनाया गया था। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम पर कब पारित हुआ था? 1980 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1986 में। पर्यावरण अगर पूछा जाए तो 1986 में। वन अगर कहा जाएगा केवल वन तो वन संरक्षण 1980 में है। नई वन नीति आई थी 1988 में। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम जो है 2002 का है।
NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है NGT 2010 का है। अब आइए थोड़ा सा और है, ओजोन संरक्षण हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में। पृथ्वी सम्मेलन जो कि रियो डी जनेरियो में हुआ था सर्वप्रथम 1992 में, इसी को जो है एजेंडा कहा जाता है। तो एजेंडा 21 के नाम से वैश्विक पर्यावरण संरक्षण हेतु क्योटो प्रोटोकॉल आयोजित किया गया था 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये ग्रीन हाउस गैस के लिए हुआ था। क्योटो कहाँ है? ये जापान में है, जापान में हुआ था 1997 में हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में रियो डी जनेरियो में। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था 1987 में। अब आइए यहाँ पर देखिए, भारत में बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर लागू हुआ था 1973 में। और भारत में हाथियों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था 1992 में। मगरमच्छ प्रोजेक्ट आया था 1975 में। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। वन दिवस मनाया जाता है, विश्व वन दिवस जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को, और पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है 22 अप्रैल को। अब जैव विविधता 22 मई को। पर्यावरण दिवस 5 जून को। ओजोन परत संरक्षण 16 सितंबर को। फिर आइए, भारत का पहला क्या है, भारत का पहला राज्य जो पूर्ण रूप से जैविक बना है ये है सिक्किम जो है पूर्ण रूप से जैविक बन गया 2016 में ही। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण 1985 का है। और राष्ट्रीय वन्य जीव संस्थान स्थित है देहरादून में। टाइलर पुरस्कार जो दिया जाता है पर्यावरण सुरक्षा में। और क्या है, भारत में सर्वाधिक मात्रा में मैंग्रोव वनस्पति सुंदरबन में, जो कि पश्चिम बंगाल में है। फिर आइए इधर, क्या है कि ग्रीन हाउस गैस एवं उसके योगदान, कौन सा गैस में कितना %। तो ग्रीन हाउस गैस पहले है कौन, तो जल वाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है, और नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लोरोकार्बन है। तो जो जल वाष्प सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है 60% करीब, और 26% कार्बन डाइऑक्साइड, और 4 से 9% जो पाया जाता है मीथेन, 3 से 7% पाया जाता है ओजोन। तो उतना याद नहीं रखना है, मेनली पूछा जाता है ये दो, वो यहाँ ऊपर याद कर लीजिएगा। सबसे अधिक और सबसे कम है यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि 0.1% करीब पाया जाता है। और ये नाम याद रख लीजिएगा आप लोग, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, और नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दुनिया का क्या है, दुनिया का पहला कार्बन निगेटिव देश कौन सा बन गया है, भूटान। और जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ था 1974 में। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है भारत रत्न है। भारत रत्न शुरुआत 1954 में हुआ था। सर्वप्रथम जो एस राधा कृष्णन को दिया गया था। इस सम्मान में प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी इस सम्मान में जो है सम्मानित। प्रथम विदेशी अब्दुल जो है गफ्फार खान। और मरणोपरांत सर्वप्रथम किनको दिया गया था, देखिए सर्वप्रथम जो है लाल बहादुर शास्त्री को जो है मरणोपरांत दिया गया था। अब देखिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है 1958 में शुरुआत किया गया था। और इस पुरस्कार को जो है सबसे पहले जो है विनोबा भावे को मिला था। इस पुरस्कार में जो है प्रथम महिला किरण बेदी को मिला। और क्या है, जयप्रकाश नारायण को 1965 में मिला था। 1965 में जयप्रकाश नारायण को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला, और किरण बेदी सबसे पहली महिला हुई। फिर देखिए अब नेक्स्ट पर ज्ञानपीठ पुरस्कार अब आगे है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार का शुरुआत जो है 1965 में हुआ था। प्रथम व्यक्ति जो है जी शंकर कुरूप हैं। प्रथम महिला आशापूर्णा देवी हैं। हिंदी भाषा में हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले जो हैं 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। उर्दू भाषा में जो है पहला जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार 1969 ईस्वी में फिराक गोरखपुरी को दिया गया था। और संस्कृत भाषा में जो है सबसे पहला पुरस्कार जो है 2006 में सत्यव्रत शास्त्री को दिया गया था। अंग्रेजी भाषा में जो है पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में अमिताभ घोष को दिया गया था। फिर आगे चलिए,
भारत का पहली बार रेडियो प्रसारण प्रारंभ हुआ था 1927 ईस्वी में। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 ईस्वी में हुआ था। भारत में मनी ऑर्डर सेवा का प्रारंभ 1980 में हुआ था। STD सेवा 1960 में हुआ था। STD सेवा पिन कोड सेवा 1972 में। स्पीड पोस्ट जो हुआ था, स्पीड पोस्ट सेवा 1986 में हुआ था। और टेलीविज़न सेवा की शुरुआत 1959 में हुआ था। भारत में जो है डायरेक्ट टू होम DTH का शुरुआत जो है 2004 में हुआ था। और मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी यानी MNP जो होता है, इसका शुरुआत 2011 में हुआ था। तो आज का वीडियो का जो ये समाप्त हो चुका है। तो आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर अच्छा भी लगा हो तो भी, और नहीं भी अच्छा लगा हो तो भी। और चैनल को अगर फर्स्ट बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।